हेलो गाइस। हम लोग अब तक काफी बड़ा हिस्सा पढ़ चुके हैं। हम भारत के इतिहास को जान रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स के नाम पे। हमने ये भी देख लिया है कि किस तरीके से अंग्रेज हमको छोड़ के गए जब 1947 में, तो हमारी इकोनॉमी को किस कंडीशन में डाल के गए। फिर हमने देखा कि किस तरीके से 5 ईयर प्लान्स के थ्रू हम लोगों ने कोशिश की चीज़ों को इम्प्रूव करने की। अब क्योंकि हमने बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट सारा देख लिया हमारी इकोनॉमी का, तो अब उसके कुछ फंडामेंटल कंटेंट्स जो हैं जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ह्यूमन कैपिटल, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, इनसे रिलेटेड अब हम इंडिविजुअल डिस्कशंस करेंगे कि इनका हमारी इकोनॉमी में क्या रोल है, क्या कंट्रीब्यूशन है। बड़ा ही आसान टॉपिक है, बहुत इजी टू रिमेंबर है, जनरल डिस्कशन है, कोई टेक्निकल बात मुझे नज़र नहीं आती दूर दूर तक। But still, let's have a discussion about the first component जो कि हमारे लिए नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर को हम 5 अलग अलग हिस्सों में पढ़ेंगे। दैट इज इंपॉर्टेंस हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम फीचर्स डिस्कस करेंगे, फिर हम कुछ प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, कुछ अचीवमेंट्स की बात करेंगे और कुछ रिफॉर्म्स की बात हम करेंगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात देखो, एक बात आप समझना, इंडिया का बेस हमेशा एग्रीकल्चर रहा था, रहा है और रहेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर इनहेरेंट टेक्निक जो है वो एग्रीकल्चर को लेके है। हम बड़ी आसानी से एग्रीकल्चर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम उससे रिलेटेड सेटिस्फाइड नेचर के हैं। जो भी हमको मिलता है हम उसमें खुश रह लेते हैं। इसीलिए एग्रीकल्चर का जो इम्पोर्टेंस है वो कभी इंडिया में कम नहीं होगा। सो इम्पोर्टेंस से रिलेटेड कुछ बातें हम करते हैं जिससे कि आपको समझ में आएगा कि हमारी इकोनॉमी के लिए क्या इम्पोर्टेंस इसका है। सबसे पहली बात है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जीडीपी में जब कंट्रीब्यूशन की बात आती है तो हम अगर हमारा पास्ट से कंपेयर करेंगे तो जहां 1950, जहां हम बात कर सकते हैं कि जब हम प्री इंडिपेंडेंस पीरियड हमारा जो था उसमें 51% तक का कंट्रीब्यूशन हमारा एग्रीकल्चर की तरफ से आता था जीडीपी में, जो कि अब गिर के 17.4% हो गया है। तो यहाँ एक डिक्लाइन जरूर दिखता है, लेकिन आप ध्यान रखना डिक्लाइन इन परसेंटेज है, ठीक है। इन ओवरऑल टोटल कंट्रीब्यूशन जब आप क्वांटिफाई देखेंगे, जब आप क्वांटिटी देखेंगे, वैल्यू देखेंगे, तो ये वैल्यू में ग्रो हुआ है। और ये जो परसेंटेज डिक्लाइन है उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्योंकि इस दौरान हमारा सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर जो है वो बहुत ग्रो किया है। हमारा जो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट पॉपुलेशन था वो उसमें से एक बड़ा परसेंटेज सेकेंडरी सेक्टर और टर्जरी सेक्टर की तरफ डाइवर्ट हुआ है। इसीलिए जीडीपी में परसेंटेज कंट्रीब्यूशन की जब हम बात करेंगे तो एग्रीकल्चर में डिक्लाइन दिखता है, बट व्हेन इट कम्स टू वैल्यू, व्हेन इट कम्स टू टोटल नंबर, ये आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। सेकंड, एग्रीकल्चर हमारी कंट्री के लिए वेल्थ है, मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। वेल्थ ऑफ द नेशन का मतलब क्या है, आज भी हमारी कंट्री में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल एसेट है दैट इज लैंड, और एग्रीकल्चर में ही सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लैंड में होता है। सो हमारी कंट्री की जो फिक्स एसेट वैल्यू है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का है बाय वे ऑफ लैंड। एग्रीकल्चर है इसी वजह से कैनाल सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप हुई है, जो कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता है। तो याद रखिएगा, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन फिक्स एसेट में है, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन इरिगेशन फैसिलिटी में है। और इंडिया में सेंट्रल सोर्स ऑफ रेवेन्यू, बेसिक पैरामीटर ऑफ रेवेन्यू हमेशा एग्रीकल्चर रहेगा। अगर हमारी कंट्री में प्राइमरी सेक्टर जिसको हम एग्रीकल्चर बोल रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर अगर अच्छा परफॉर्म करेगा किसी सेशन में, सेकेंडरी और टर्जरी भी उसी सेशन में अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर एग्रीकल्चर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो फिर सेकेंडरी और टर्जरी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। देन तीसरी बात इंपॉर्टेंस में हम करते हैं सप्लाई ऑफ द वेज गुड्स। वेज गुड्स को मतलब आप ये समझिए नेसेसिटी गुड्स, जो लोगों को डेली बेसिस पे चाहिए, अनाज,
जिसमें वीट, राइस, पल्सेस, ऑयल, इन सब की सप्लाई एग्रीकल्चर की तरफ से आती है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा हो जाता है लाइफ में भी और इकोनॉमी में भी। एग्रीकल्चर सेक्टर्स इंडिया में 135 करोड़ पीपल्स को हम जानते हैं हमारी पॉपुलेशन है, खाना रोज खाते हैं सब लोग। सो एग्रीकल्चर इज द ओनली डोमेन जो कि हमारे 135 करोड़ लोगों का पेट भर सकता है। ना सेकेंडरी भर सकता है, ना टर्जरी भर सकता है, एग्रीकल्चर इज द ओनली सेगमेंट। देन उसके बाद सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहा है हमारे कंट्री में ये हमेशा से। आज भी मोर देन 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और सबसिस्टेंस, जो जीने के लिए आपको कम से कम रोटी कपड़ा और अनाज चाहिए, उसके लिए आज भी मेन सोर्स हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर है। देन उसके बाद है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। जितनी भी इंडस्ट्रीज हो, चाहे सेकेंडरी का पार्ट हो चाहे टर्जरी का पार्ट हो, उनको प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल की सप्लाई हमेशा एग्रीकल्चर से होती है। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, कॉटन, सीड्स, ऑयल, शुगर कैन, ये सप्लाई होती है तभी आगे प्रोडक्शन होता है। कॉटन मिलेगा तभी जाके कपड़ा बनेगा, शुगर कैन मिलेगी तभी जाके शुगर बनेगी, और शुगर से रिलेटेड बाकी प्रोडक्ट बनेंगे। ऑयल एंड सीड्स का इंपॉर्टेंस आप जानते ही हैं। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज इट क्रिएट्स डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। देखो आप समझो, एग्रीकल्चर अगर ग्रो करेगा तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, तो कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन और कैपिटल गुड्स की डिमांड में भी ग्रोथ इन एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। अगर एग्रीकल्चर ग्रो करेगा तो ट्रैक्टर, हाउसिंग मशीन, सॉरी हार्वेस्टिंग मशीन्स, इन सब का डिमांड ग्रो करेगा, इन सब की डिमांड बढ़ेगी। तो इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड में भी एग्रीकल्चर का इक्वल इंपॉर्टेंस होता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन टू द इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट इन एक्सचेंज ऑफ द क्रूड ऑयल। देखो आप समझो इस पॉइंट को बड़े ध्यान से, इंडिया आज भी क्रूड ऑयल जिन देशों से खरीदता है, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, ये सब आते हैं, गल्फ कंट्रीज जिन्हें हम बोलते हैं, इन गल्फ कंट्रीज से हमको क्रूड ऑयल एक अच्छी क्वांटिटी में एवरेज कीमत पे सिर्फ इसीलिए मिल पाता है क्योंकि हम उनको इन एक्सचेंज ऑफ दैट फूड ग्रेन सप्लाई करते हैं। तो अगर हम फूड ग्रेन्स की का क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हमको क्रूड ऑयल भी महंगा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, गल्फ कंट्रीज को हम फूड ग्रेन सप्लाई करते हैं, किसके एक्सचेंज में? क्रूड ऑयल के एक्सचेंज में हम सप्लाई करते हैं। देन की सोर्स ऑफ इनकम है हमारी कंट्री के लिए, मेन सोर्स ऑफ इनकम है। अभी अभी हमने देखा 50% से ज्यादा पॉपुलेशन इस पे डिपेंडेंट है, तो मैक्सिमम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का ही यूज किया जाता है। इंडिया का मेन एक्सपोर्टिंग गुड्स जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस है, ना कि सेकेंडरी, ना कि टर्जरी। इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज का मेन सोर्स है हमारे लिए। हमारे यहाँ पे जितना भी फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो कंट्री में होता है उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस का होता है। ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन टू द डोमेस्टिक ट्रेड। कंट्रीब्यूशन टू द डोमेस्टिक ट्रेड का मतलब क्या है? कंजम्पशन में हमको कंट्रीब्यूट करता है। हमारी कंट्री के 135 करोड़ लोगों को खाना एग्रीकल्चर सेक्टर ही देता है। डेली कंजम्पशन की चीजें जो है मार्केट में अवेलेबल करवाना एग्रीकल्चरल सेक्टर की ही जिम्मेदारी होती है। सो दिस इज द की इंपॉर्टेंस। एक और रह गई है, सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट। टर्जरी सेक्टर तभी सक्सेसफुली परफॉर्म कर पाएगा जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कंट्री में अच्छा है। सो रेलवे, रोड्स, बल्क कैरियर्स जो होते हैं वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स के ही ज्यादातर हमारी कंट्री में होते हैं। तो ये याद रखिएगा, importance of the agricultural produces in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट्स तक ही लिमिटेड नहीं है। याद रखिए, किसी भी इकोनॉमी का बेस जो है वो एग्रीकल्चर है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंडिया वेयर मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। उनका सब कुछ, सेकेंडरी का सक्सेस, टर्जरी का सक्सेस, एवरीथिंग इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन व्हाट? On the performance of the agriculture sector.
So now let's move to the next portion, that is features related to हमारे एग्रीकल्चर के कुछ खास फीचर्स क्या क्या हैं उनकी बात अब हम करते हैं। सबसे पहला खास फीचर है लो प्रोडक्टिविटी। आपको नोट्स में एक टेबल भी मिलेगी, उस टेबल को भी आप गो थ्रू कीजिएगा, वहां से आपको कुछ डेटा और मिलेगा, बट स्टिल आपको राइस और व्हीट का डेटा याद रखना है। देखिए लो प्रोडक्टिविटी कैसे पता लगती है, राइस का जो हमारा कंपेयर टू दी वर्ल्ड हम बात कर रहे हैं, कंपेयर टू दी अदर कंट्रीज हम बात कर रहे हैं जहां की एग्रीकल्चर प्राइमरी सोर्स भी नहीं है, स्टिल उन लोगों का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी पर हेक्टेयर है, ये जो पीएच मैंने लिखा है दैट इज पर हेक्टेयर, सो उनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी पर हेक्टेयर है वो हमारे कंपैरिजन में काफी बेहतर है। हमारा राइस का पर हेक्टेयर कंट्रीब्यूशन कितना है, 3.6 टन पर हेक्टेयर, जो कि बाकी कंट्रीज के मुकाबले में कम है। व्हीट 3.1 टन पर हेक्टेयर। आपको बस यही डेटा याद रखना है। मैं ये जो शॉर्ट नोट्स आपको दे रहा हूं उसमें रेलिवेंट डेटा ही सिर्फ कोट कर रहा हूं, ये तो आपको बेयर मिनिमम याद रखना ही है। इसके अलावा नोट्स में मैंने आपको काफी कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल दिया है, उसमें अगर आपको कोई डाउट आता है आप मेरे से पूछते रहिए, एंड डेटा जो कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलता है उसको मेमोराइज करने की, याद करने की कोशिश कीजिए, उसको एक अलग नोट्स में कहीं लिख लीजिए ताकि आपके पास रिकॉर्ड में रहे। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ ये जो शॉर्ट नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ यही आपको एग्जाम टाइम पे बहुत काम आएंगे, आप पूरी किताब का रिवीजन नहीं कर पाएंगे। देन बैकवर्डनेस, राइस 3.6 टन पर हेक्टर, व्हीट 3.1 टन पर हेक्टर, जो बाकी देशों के मुकाबले में कम है। इसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बैकवर्डनेस दिखाता है और बैकवर्डनेस की वजह से ग्रोथ रेट हमारी स्लो है। ये हमारा पहला की फीचर है। देन नेक्स्ट की फीचर एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, दैट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे यहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमको जो है देता है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, दैट इज कॉल्ड हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट को आप इस तरीके से समझिए कि एक एग्रीकल्चर लैंड पे जहां सिर्फ 2 लोगों से काम चल सकता है, जहां सिर्फ 2 लोग इस काम को चला सकते हैं, 2 लोग उस पूरी जमीन पे खेती कर सकते हैं, ऐसी जमीन पर खेती करने के लिए अगर हमने 5 परिवार के लोगों को लगा रखा है, 5 पीपल आर वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर लैंड, तो वो जो रिमेनिंग 3 है वो जीडीपी और आउटपुट में कोई एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई उनको अनएम्प्लॉयड माना जाता है। देखने में तो ऐसा लगता है वो किसी खेती की जमीन पे काम कर रहे हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड है, बट दे आर नॉट, दे आर बिकॉज क्योंकि उनकी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है। जो कंट्रीब्यूशन 2 लोग मिलके दे सकते हैं वही कंट्रीब्यूशन 5 लोग मिलके अगर देते हैं तो 3 लोगों को हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। आप याद रखिएगा, इफ एम्प्लॉयड इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड, so that is called disguised unemployment because they are not contributing in GDP as well as in the output। ठीक है, याद रखिएगा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही काम की चीज है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को याद रखने का एक तरीका और भी है, जैसे आपने, अब तो खैर कोरोना की वजह से शादी ब्याह सब बंद हो गए, लेकिन आपने मैरिजेस अटेंड की होंगी, आपने ऐसे भी कई लोगों को देखा होगा मैरिजेस के अंदर जिनको आप न्योता इनविटेशन किसी एक बंदे का देते हो कि हाँ आपको आना है खाना खाने के लिए, लेकिन वो अपने साथ 2 बच्चे लेके आता है, ठीक है ना। सो दैट इज कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जहां सिर्फ एक को बुलाया था वहां 3 लोग अगर आते हैं तो जो बचे हुए 2 हैं वो डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड माने जाते हैं, ठीक है। देन डिपेंडेंसी ऑन द रेनफॉल हमारा एक की फीचर है, बड़ा फीचर है। डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल का मतलब क्या है, हम बारिश पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी बेहतर नहीं है, ठीक है। सो एक सेकेंड, डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल की बात हम कर रहे थे। सो हैवी डिपेंडेंसी है, अनसर्टेनिटी है, इसी वजह से आउटपुट की अनसर्टेनिटी है। वॉलेटाइल इनकम इस वजह से होती है हमारे किसान भाइयों को। कैसे होती है वो वॉलेटाइल इनकम, आप ये समझिए, बारिश अगर अच्छी होगी तो अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होगी तो रेवेन्यू अच्छा होगा, लेकिन अगर किसी साल बारिश खराब हो गई तो फिर उनको इनकम कम मिलेगी।
तो वो किसी साल तो अच्छा कमा लेते हैं और किसी साल बिल्कुल नहीं कमा पाते। तो उनका एक क्वालिटी ऑफ लाइफ तय नहीं हो पाता, वो अपना लाइफ स्टैंडर्ड तय नहीं कर पाते कि वो किस स्टेटस पे लाइफ को जिएंगे। ठीक है, ठीक है। सो now the key factor, the most important factor of our features of the agriculture, that is subsistence farming. That subsistence farming, just a second, hold for a second, I'll be right back in 2 minutes. Yeah. uh, So next feature is subsistence farming. So what does it mean by subsistence farming? You people know very well. हमने बहुत बार अब इसको डिस्कस कर लिया है, फिर भी हमारे यहाँ पे खेती सिर्फ किस लिए की जाती है? ताकि हम सरवाइव कर पाए। कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, कोई कमर्शियलाइजेशन का इंटेंशन नहीं होता, इसीलिए किसान उसमें कोई इन्वेस्टमेंट भी एक्स्ट्रा नहीं करता है। अदर देन लेबर, कोई भी मॉनेटरी फाइनेंशियल हेवी इन्वेस्टमेंट कभी भी किसान नहीं करता है। इसीलिए प्रोडक्टिविटी हमारी लो होती है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी को हम जगह नहीं देते। लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट इसी से रिलेटेड है। लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट का मतलब क्या होता है? केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, जिनके थ्रू आप अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बहुत अच्छा बना सकते हो, बहुत ही रेलिवेंट बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा जिसको हम कह सकते हैं प्रॉफिट मेकिंग बना सकते हो, उनका यूज़ करने से हमारा किसान डरता है, सोचता है, घबराता है और कम यूज़ करता है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी ऑफ द लैंड हमारी कम हो जाती है, फसल की जो क्वालिटी आती है वो खराब आती है और कंक्लूसिवली प्रोडक्टिविटी हमारी लो हो जाती है। देन स्मॉल होल्डिंग्स, हम जानते हैं स्मॉल होल्डिंग्स एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। फ्रेगमेंटेड लैंड्स होते हैं हमारे यहाँ, जगह जगह पे टुकड़े होते हैं, इकट्ठा एक जगह पे क्रंच नहीं मिलता है आपको कभी भी जमीन का। इसीलिए मैकेनाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बेचारा अगर इतनी महंगी मशीन लगाएगा तो किसी एक जमीन पे लगा सकता है, छोटे छोटे टुकड़ों पे 10 अलग अलग मशीनें वो नहीं लगा सकता खेती के लिए। जिसको हम बोल सकते हैं इरिगेशन सिस्टम, अगर उसको लगाना है तो वो इरिगेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। देन मार्जिनल फार्मिंग हो जाती है। इस वजह से मार्जिनल फार्मिंग का मतलब एक जमीन पे वो खेती करता है, दूसरी पे वो नहीं कर पाता है, मार्जिनलाइजेशन हो जाता है, सिर्फ एक ही जगह से रेवेन्यू कमा पाता है, दूसरी जगह से रेवेन्यू नहीं कमा पाता है, बहुत लिमिटेड स्कोप में उसका एग्रीकल्चर सिमट के रह जाता है। इसीलिए वो सिर्फ किस पे फोकस करता है? ज्यादातर ओनली सबसिस्टेंस पे फोकस वो करता है, ताकि उसका घर परिवार चल सके। देन लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट हम बात कर ही चुके हैं। ऑनर्स एंड टिलर्स कॉन्फ्लिक्ट की आप लोग बड़े अच्छे से अब जानते हैं। लो प्रोडक्टिविटी हो जाती है इस वजह से, क्योंकि टिलर्स के पास कोई मोटिवेशन नहीं होता अच्छे से काम करने का, इसीलिए उनकी इनकम भी कम होती है, लो इनकम होती है, ज्यादातर हिस्सा लैंडलॉर्ड ले जाते हैं। बैकवर्ड टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, पुरानी चीजों पे ज्यादा, ट्रेडिशनल सिस्टम पे हम लोग भरोसा करते हैं, पुअर टेक्नोलॉजी को हम फॉलो करते हैं। नई टेक्नोलॉजी का सजेशन या नई हाई यील्ड वैल्यू ब्रीड सीड्स का अगर हम कभी सजेशन देते भी हैं तो उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते, उनको वो ट्रेडिशनल सिस्टम कभी भी खत्म करने में जो है दिक्कत आती है, वो ट्रेडिशनलाइजेशन को छोड़ने से घबराता है किसान हमेशा। सो ये हमारे कुछ फीचर्स हैं। नाउ कुछ प्रॉब्लम्स हैं एग्रीकल्चर की, देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। वो क्या है? लेक ऑफ परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन, कोई परमानेंट सिस्टम नहीं है इरिगेशन का हमारे पास, जैसे कि हम बारिश पे डिपेंडेंट ना रहे। इसीलिए जो वॉलेटाइल इनकम है वो हमारे यहाँ के किसान को वल्नरेबल बनाती है। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है कि
किसान अनसर्टेन होता है, और जब किसान अनसर्टेन होगा तो आउटपुट प्रोडक्शन कैपेसिटी भी हमारी अनसर्टेन हो जाती है, प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है, डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल ज्यादा हो जाती है। देन लो प्रोडक्टिविटी sorry, then deficient sorry, lack of permanent means of irrigation. I think this is clear कि हमारे यहाँ पे पहली प्रॉब्लम क्या है, एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है, एक प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम नहीं है जिसके बेसिस पे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। हम अभी भी महाजन्स पे डिपेंड करते हैं, जमींदारी सिस्टम तो चला गया लेकिन हम महाजन्स पर डिपेंडेंट है सॉरी, महाजन्स पर डिपेंडेंट होने का मतलब क्या है, हम हाई इंटरेस्ट रेट पे आज भी फसल बोने के पहले किसान मार्केट से हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसा उठाता है, क्योंकि बैंक से जब वो पैसा लेना जाता है तो उससे बहुत सारी डिटेल मांगी जाती है, इनकम टैक्स के रिटर्न वगैरह बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं जो कि उस बेचारे किसान के पास नहीं होती। और वो जो सेठ जी होते हैं, महाजन जिनको हम बोलते हैं, मनी लेंडर्स जो होते हैं, वो इजीली उनको पैसा दे देते हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ अ सिग्नेचर ओनली। सो वो वहां से हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसा उठाते हैं। पुअर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, हमारे यहाँ का जो फाइनेंस प्रोवाइड कराने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन, जो इंस्टीट्यूशंस हमने बनाए हैं, वो बहुत ही कमजोर हैं, बहुत ही कम ताकत वो लोग रखते हैं। कैसे, अप्रोच नहीं है उनकी हर गांव के लोगों तक, छोटी छोटी गांव ढाणियों में उनके सेंटर नहीं है, जहां सेंटर हैं वहां पे भी उनसे पैसा लेना, इट इज जस्ट लाइक विनिंग अ वॉर, क्योंकि इतना डॉक्यूमेंटेशन, इतनी लंबी चौड़ी लाइन, करप्शन, बहुत सारी प्रॉब्लम है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में। इसकी वजह से किसान को आसानी से फाइनेंस नहीं मिल पाता है। हाई कॉस्ट एंड लो प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट जो है वो हाई है, ब्याज ज्यादा लग रहा है, लोन कम मिल रहा है, तो उस कम लोन में ज्यादा ब्याज पर जो पैसा उस बंदे ने लिया, फसल निकलते ही जिस भी कीमत पे फसल सेल होगी उसको बेचनी पड़ती है। रीजन, उसको लोन पे करना है, अदरवाइज उसका इंटरेस्ट का जो मीटर है दैट इज कंटिन्यूअसली टिकिंग। दैट्स वाई किसान को हमेशा कॉस्ट ज्यादा आती है, कॉस्ट ज्यादा आने के चक्कर में उसका रेवेन्यू कम होता है, जब रेवेन्यू कम होता है तो प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है क्योंकि मोटिवेशन नहीं रहता। तीसरी प्रॉब्लम जो है दैट इज कन्वेंशनल आउटलुक। ट्रेडिशनल फार्म मैनेजमेंट है, आप उनको कुछ नया सजेस्ट करो वो नहीं मानते, क्योंकि वो बरसों से सबसिस्टेंस पे डिपेंड होते आए हैं, तो उनको अपने खेत के अंदर वही फसल उगानी है, चावल, बाजरा, जौ, गेहूं, सरसों, इसके अलावा वो किसी दूसरी फसल के बारे में बात नहीं करते जिससे कि उसको अच्छा रेवेन्यू आ सकता है। टेक्निक भी पुअर यूज करते हैं, आज भी वो कैटल फार्मिंग पे डिपेंडेंट है, मैकेनाइज फार्मिंग की तरफ जाने के लिए उनके पास, बेचारों के पास पैसा नहीं है, पैसा है तो स्किल नहीं है, उनको रेवेन्यू कम नजर आता है। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल बहुत खराब होती है, बहुत कमजोर होती है हमारे यहाँ की किसान की, क्योंकि वो बहुत ही डरा हुआ सा होता है, उसको लोन का रीपेमेंट करना होता है जो कि उसने बहुत भारी इंटरेस्ट रेट पे लिया है, इसीलिए कोई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उनकी नहीं होती। देन प्रॉब्लम्स ऑफ द एग्रीकल्चर में अगली प्रॉब्लम है जो हम ऑलरेडी कई बार बात कर चुके हैं, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। इससे प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है, मैकेनाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए बैकवर्डनेस एग्रीकल्चर में बनी रहती है। एक्सप्लॉयटेटिव एग्रेरियन रिलेशन, एग्रेरियन का मतलब होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो जो ऑनर ऑफ द लैंड एंड द टिलर ऑफ द लैंड का कॉन्फ्लिक्ट है उसकी बात ये कर रहे हैं। नॉर्मली जिसकी जमीन होती है वो एब्सेंट होता है, कभी भी जमीन पे आता नहीं है, स्टिल रेवेन्यू का मेजर हिस्सा वही लैंडलॉर्ड ले जाता है जो कभी खेती के लिए आता नहीं है या खेती के बारे में कुछ जानता नहीं है, और इस तरीके से मोटा रेवेन्यू लेने के कारण एक्सप्लॉयटेटिव हो जाते हैं। वो जो भी खेती करने वाला किसान होता है उसकी तरफ वो बड़े ही एक्सप्लॉयटेटिव हो जाते हैं, बिकॉज क्योंकि जो ऑनर्स होते हैं वो समझते ही नहीं है नेचुरल क्लाइमेट रिलेटेड कंडीशंस, कि इस बार फसल खराब हो गई, वो प्रेशर बनाते हैं उस टिलर के ऊपर कि आपको तो मेरे को एक सर्टेन अमाउंट देना ही है, फसल अच्छी आए चाहे बुरी आए। इसकी वजह से किसान गरीब रह जाता है। हैवी रेंटल्स हैं, बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं वो टिलर से अपनी जमीन को यूज करने के लिए, सबसिस्टेंस फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो जाता है। दैट्स द रीजन जो किसान होता है, जो फार्मर्स होते हैं, दे शिफ्ट देमसेल्व्स टू द सबसिस्टेंस फार्मिंग ओनली। ओके,
द लास्ट प्रॉब्लम इज नो ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम। जहां पे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स अच्छे आ भी रहे हैं, एक अच्छा ऑर्गेनाइज सेक्टर के थ्रू मार्केटिंग पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि किसान लोग काफी स्कैटर्ड होते हैं और म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट भी उनके आपस में बहुत होते हैं। सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम नाउअडेज, दैट अनऑर्गेनाइज सेक्टर है एग्रीकल्चर। इसीलिए प्रोडक्ट्स वो क्या करते हैं, जो भी रेट उनको मिलती है, मैंने आपको अभी रीजन भी बताया है, उनको जो भी कीमत मिलती है फसल निकलने के तुरंत बाद में, उस कीमत पे उन्हें अपना प्रोड्यूस बेचना पड़ता है। दे हैव टू सेल इट। why they have to sell it? Because they have to repay their loan amounts. And why they have to repay it? Because there is heavy interest rate is there, and that results in heavy losses to the farmers. So now you need to understand one thing. All these problems are there because there is no organized system of the agriculture. Like there are so many organized system in the different industries. Petroleum, it is organized, कीमत बढ़ेगी तो सबकी बढ़ेगी, गिरेगी तो सबकी बढ़ेगी. But it is not there in agriculture sector. So that's okay for today. कुछ 2 या 3 छोटे छोटे टॉपिक और डिस्कशन और बचे हैं, उनको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें आपको प्रॉब्लम्स तक कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मेरे से पूछिए और फिर हम आगे डिस्कशन करते हैं। थैंक यू वेरी मच। कीप स्टडिंग, स्टे एट होम, स्टे सेफ, बाय।